नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर फिर से अपनी उस मेगा सीरीज के सेकंड पार्ट को लेके आए हैं, जिसमें दोस्तों हम 10,000 प्लस जीके क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, ये जो कि मेगा सीरीज है। इसमें आपसे बोला गया था कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा करंट जीके का जो कि आपसे सॉल्व नहीं होगा दोस्तों इस सीरीज के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, माउंट एवरेस्ट का नाम किनके नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि माउंट एवरेस्ट का नाम एक महान सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत के महान सर्वेक्षक थे दोस्तों। वैसे तो ये ब्रिटिश के हैं, इंग्लैंड के हैं, तो इनके बारे में याद रखना। भारत में भी इन्होंने काफी यहाँ पे सर्वेक्षण किया है, तो इनके नाम पर रखा गया है। हम यहाँ पे तो इसका सही आंसर है भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे याद रखना इनका नाम क्या है, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है, जो कि एक ब्रिटिश महासर्वेक्षक थे दोस्तों, जिनके नाम पर 1865 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और माउंट एवरेस्ट दोस्तों वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसके बारे में याद रखना। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी 8,848 मीटर है दोस्तों, तो इसके बारे में जरूर याद रखना। जो कि कहां पे पड़ती है, तो ये पड़ती है दोस्तों नेपाल में। और इसके साथ ही साथ नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत मानसरोवर में प्रवेश करने के पहले कौन से दर्रे से प्रवेश करना होता है दोस्तों। तो यह दर्रा है यहाँ पे नाथुला दर्रा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को नाथुला दर्रा से होकर जाना पड़ता है, जो कि कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो सिक्किम में स्थित है। तो इसके बारे में याद रखना कि यह दर्रा सिक्किम में है, तो इसके बारे में याद रखना। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक उत्तराखंड में भी दर्रा है लिपू लेक, इसे भी पार करते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। सालटोरा पर्वतमाला कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों यह काराकोरम पर्वतमाला का एक अंग है, तो इसके बारे में याद रखना कि दोस्तों जो टॉप का हमारा भाग है यहाँ जम्मू कश्मीर वाला, तो यहाँ पे जो काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इन तीन श्रेणियों में ट्रांस हिमालय बटा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे काराकोरम श्रेणी में पीओके के अंतर्गत, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है दोस्तों, इसके अंतर्गत आती है सालटोरा पर्वतमाला। तो इसके बारे में याद रखना, ये कहाँ पे है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, जो कि किसके अधिकार क्षेत्र में आती है, तो यह पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है दोस्तों, लेकिन जो अधिकृत क्षेत्र है इसमें आती है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो कि किस काल की है, तो प्री कैम्ब्रियन काल की है। तो इसके बारे में याद रखना कि यह प्री कैम्ब्रियन काल की है दोस्तों, जो कि भारत का एक अपशिष्ट पर्वत भी है। अपशिष्ट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे जो पर्वत क्षरित अवस्था में, मतलब खराब हो चुका है, मतलब घिस रहा है, इसे बोलते हैं अपशिष्ट के रूप में बचा हुआ है। तो दोस्तों इसकी पहले ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, जो कि धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई समय के साथ साथ। तो इसके बारे में याद रखना। और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो गुरु शिखर है, इसके बारे में याद रखना। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर है, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, K2 गार्डविन आस्टिंग विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और यह कहां पे स्थित है, तो यह हिमालय श्रेणी के पश्चिमी भाग में स्थित है, तो इसके बारे में याद रखना। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों 8,611 मीटर है इसकी ऊंचाई है, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों यहाँ पे K2 गार्डविन आस्टिंग, तो इसके बारे में याद रखना। लेकिन यह भी पीओके के अधिकृत क्षेत्र में आती है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ता है ट्रांस हिमालय, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में है, तो यह असम राज्य में स्थित है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि, और साथ ही साथ दोस्तों यह किस नदी पे बना हुआ है, तो माजुली द्वीप बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसके बारे में याद रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप, जो कि असम में स्थित है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, सरकरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको जैसा कि इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया है, इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि सरकरी कहाँ पे है। तो दोस्तों सरकरी गुजरात से लगने वाले भारत पाक सीमा पर स्थित है, तो इसके बारे में देख लेना आप वहाँ पे जाके, वहाँ पे भी बताया है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, जो कि
विवादित बिंदु है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। यह भारत पाक सीमा पर है, जो कि सबसे पश्चिमी क्षेत्र है गुजरात में, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भूभाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और यह भारत के कहाँ पे? तो पूर्वी भाग में पड़ता है। इस वाले भाग के इस पार्ट को किस नाम से? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे दोस्तों। और इसके बारे में मैं पहले वाले लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों, कौन कौन से तट हैं भारत में, तो उनके बारे में तो इसके वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ले दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं दोस्तों। भारत निम्नलिखित में से वह पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो दोस्तों जो भारत का नीचे वाला भाग है कन्याकुमारी वाला, तो यहाँ पे पूर्वी, इसे पश्चिमी घाट और इसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो कि भारत में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं, तो इसके बारे में याद रखना। जो कि कहाँ पर फैली हुई हैं? तो यह 3 राज्यों में फैली हुई हैं दोस्तों, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में विस्तृत हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, तो उनके बारे में याद रखना। और दोस्तों यहाँ पे इस श्रेणी की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? दो बेट्टा है, तो इसके बारे में याद रखना। दो बेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दोस्तों पश्चिमी घाट को, तो इसके बारे में याद रखना। पश्चिमी घाट के जो उत्तर वाले भाग को इसे सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में याद रखना। यह दक्कन के पठार के समानांतर उत्तर में ताप्ती के मुहाने एवं दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि भारत का जो एक तट है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट, इसे यहाँ पे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल के तट को दोस्तों मालाबार तट के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, तो इसके बारे में याद रखना। मालाबार तट कहते हैं, जो कि कहाँ से? तो मंगलुरु से दोस्तों, यहाँ पे मंगलुरु से जाता है कन्याकुमारी तक। इस तट को किस नाम से जाना जाता है? जो कि केरल राज्य में पड़ता है, इसे जाना जाता है मालाबार तट के नाम से, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि मालाबार तट को कहा जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? या केरल में स्थित है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जो जिला दर्रा निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो दोस्तों जो जिला दर्रा जोड़ता है यहाँ पे श्रीनगर को लेह से, तो इसके बारे में याद रखना कि जो जिला दर्रा यहाँ पे श्रीनगर को लेह से जोड़ता है दोस्तों। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। जो कि किसे आवागमन का साधन है, तो दोस्तों श्रीनगर से जब लेह जाते हैं या लेह से श्रीनगर जाते हैं, तो यह इसी दर्रे या पासेस से होकर जाना पड़ता है, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था? तो दोस्तों पुरातन काल में, प्लेस्टोसीन काल में, यहाँ पे हिमालय के स्थान पर 33 सागर था दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि हिमालय के स्थान पर पहले क्या था? तो 33 सागर था, जो कि बलन पड़ने के कारण क्या हो गया? आज वहाँ पे हिमालय पर्वत स्थित है, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि कुल्लू घाटी कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी दोस्तों यहाँ की सैंडल पीक है, तो इसके बारे में याद रखना। सैंडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जो कि कहाँ की? तो अंडमान निकोबार की। और दोस्तों इसके बारे में याद रखना, अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही साथ यहीं पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी पाया जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो यहाँ पे अक्साई चीन का भाग लद्दाख पठार है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है, जो कि भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित स्थल को अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। और इसी जगह पर भारत और पाकिस्तान के बीच 1962 में दोस्तों यहाँ पे युद्ध हुआ था, तो इसके बारे में याद रखना। और इसी दौरान यह क्षेत्र जो है यह विवादित क्षेत्र हो गया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। यह किस पठार के अंतर्गत आता है? तो लद्दाख पठार के अंतर्गत आता है अक्साई चीन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष भर कहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के लेह वाले भाग में वर्ष भर में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। यह भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ भारत का सबसे ज़्यादा
वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये माओसिन राम है दोस्तों, जो कि कहाँ पे पड़ता है, तो मेघालय में पड़ता है। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक चीज़ जरूर बताना यहाँ पे कि वहाँ पे मेघालय के माओसिन राम में वर्ष भर में कितनी मिलीमीटर बारिश होती है, तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जुलाई तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। दोस्तों इसके साथ ही साथ यहाँ पे याद रखना कि भारत में जो सबसे अधिक बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना कि भारत में वर्षा कब स्टार्ट होती है, तो ये होती है दोस्तों जून के प्रथम सप्ताह में। तो याद रखना यहाँ पे कि जून के प्रथम सप्ताह में भारत में बारिश स्टार्ट हो जाती है। कहाँ पे, तो केरल के तट पर दोस्तों, जो कि भारत में केरल के तट पर होती है। इसे मानसून का आगमन कहा जाता है या मानसून का प्रस्फुट कहा जाता है। तो इसके बारे में याद रखना कि केरल में होती है सबसे पहले बारिश जून के प्रथम सप्ताह में दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो यह क्षेत्र है दोस्तों पंजाब तमिलनाडु वाला क्षेत्र। तो इसके बारे में याद रखना कि पंजाब और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में शरदकालीन मतलब सर्दियों में वर्षा होती है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, यह वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होती है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि शरदकालीन ऋतु में तमिलनाडु के तटों पर बारिश होती है, यह किस मानसून के कारण होती है, तो यह होती है दोस्तों उत्तर पश्चिम मानसून। उत्तर पश्चिम मानसून के कारण, जिससे मानसून के लौटना भी कहा जाता है या लौटते हुए मानसून की बारिश भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि तमिलनाडु के तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं, तो दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे कि भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इसके बारे में याद रखना, इनका सबसे ज़्यादा क्षेत्र है। और भारत में सबसे ज़्यादा पेड़ कौन से पाए जाते हैं, तो दोस्तों सागौन और साल के पेड़ पाए जाते हैं। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिनमें धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल आदि फसलों को बोया जाता है, तो दोस्तों ये होती है खरीफ की फसल। तो इसके बारे में याद रखना, इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। और दोस्तों जो रबी की फसल होती है इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और फरवरी मार्च के समथिंग इन्हें काट लिया जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और एक और होती है दोस्तों जायद की फसल, जो होती है कब, तो गर्मियों के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण के अनुसार भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि भारत में कुल मिलाकर सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है वो 127 है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि कृषि मौसम विभाग के अनुसार इनकी संख्या कितनी है, तो 127 है, जो कि सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, भारत में बृहद कृषि क्षेत्र कितने हैं, तो ये 15 है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि 15 बृहद कृषि क्षेत्र हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि चाय के बागानों के लिए यहाँ पे अम्लीय प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है, जो कि चाय के बागानों के लिए, चाय उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। यहाँ पे चाय की जब बात निकली है तो इसके बारे में याद रखना, यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चाय की खेती कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है, तो दोस्तों यहाँ पे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर चाय की खेती की जाती है दोस्तों। और इसके लिए 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक की बारिश की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए दोस्तों एक चीज़ कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जरूर बताना कि भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ पे होती है दोस्तों। इसके साथ ही साथ यहाँ पे काली मिट्टी दी गई है। काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में याद रखना। और इसकी निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण दोस्तों अवसादी चट्टानों के क्षरण से होता है, तो उसके बारे में याद रखना। इसे लावा निर्मित मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, राल निम्नलिखित में से किस वृक्ष से प्राप्त होता है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना कि राल निम्नलिखित में से किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो यह होता है चीड़ के वृक्ष से दोस्तों। एक पदार्थ होता है, गोंद गम टाइप से होता है। इसके बारे में याद रखना कि जो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो यह राल प्राप्त होता है दोस्तों, जो कि एक गोंद या गम टाइप से होता है दोस्तों। यह हाइड्रोकार्बन युक्त द्रव
होता है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत का सबसे शुष्क भाग है वो जैसलमेर है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। और अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है यह, तो यहाँ पे याद रखना कि यह भारत का सबसे शुष्क भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बारिश होती है? तो दोस्तों अभी मैंने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक बारिश होती है वो मेघालय में होती है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक बारिश मेघालय में होती है। और मेघालय में दोस्तों कहाँ पे होती है? तो इसके बारे में याद रखना, ये होती है माउसिन राम में दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। माउसिन राम में भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसके पहले कहाँ होती थी? तो ये होती थी चेरापूंजी में दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। लेकिन चेरापूंजी भी मेघालय में स्थित है, और इसके बाद कहाँ पे होने लगी है? तो ये माउसिन राम में होने लगी है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितनी मिलीमीटर यहाँ पे बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों पहले ही बता चुके हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में याद रखना। अपसादी चट्टानों के क्षरण से इस मिट्टी का निर्माण होता है, और इसे लावा चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। अपसादी चट्टानों को, जो कि उनके क्षरण से इस मिट्टी का निर्माण होता है, तो लावा मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह हेली राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि हेली राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी दोस्तों। इसके बाद इसका अभिनाम क्या है दोस्तों? तो अभिनाम, इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रख दिया गया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि अभी इसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। और यह पहला भारत का टाइगर रिजर्व है, जो कि कब यहाँ पे टाइगर रिजर्व स्कीम लाई गई थी? तो ये 1973 में लाई गई थी दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। सरिस्का और रणथंभौर में निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, यह बाघ अभ्यारण्य है, तो इनके बारे में याद रखना। सरिस्का और रणथंभौर में किनका सुरक्षित स्थान है? तो यह बाघों का सुरक्षित स्थान है। और दोस्तों यहाँ यह कहाँ पे स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है, तो इसके बारे में याद रखना, सरिस्का और रणथंभौर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है काजीरंगा में, तो इसके बारे में याद रखना। वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह असम में है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। असम के काजीरंगा में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों 10,000 प्लस क्वेश्चन के लिए बहुत वीडियो आने वाले हैं। यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी दोस्तों जब तक आपके RRB, MPSI, PSC जो भी आपके एग्जाम में कंप्लीट नहीं हो जाते, तो अभी कम से कम 2 महीने तक इस सीरीज कंटिन्यू रहेगी, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।